हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास के अंदर पिछली क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा था। कुछ सिस्टम का इशू आने के कारण वो क्लास छोटी रह गई। आज की क्लास के अंदर हमें सीखना है मोर वेरिएबल। तो मैंने आपको पिछले याद दिलाने के लिए मैंने पिछले का कंसेप्ट आपके लिए खोला है, हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। याद है, कराया था मैंने वही चीज खोली है, कंसेप्ट रीड बिफोर 2013 में। आप भी खोल लीजिए, कहां पर करा था, अपने कॉन्सेप्ट की कॉपी में अपनी कॉन्सेप्ट की कॉपी निकालिए और इसको देखिए, यहीं पर देखिए। सॉरी, टू कैलकुलेट वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज का वेरिएबिलिटी निकालने के लिए अब अगर आपको क्या करना है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ सीरीज ए। पहले आपको ए सीरीज का कोफिशिएंट निकालना है, या फिर सीरीज 1 होगा। आपको दो सीरीज देगी, दो सीरीज के बीच का वेरिएबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। वेरिएबिलिटी कैसे कंपेयर, क्वेश्चन क्या है कि हम दो सीरीज की वेरिएबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। तो आपको कोई भी सीरीज 1 हो या ए गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर उसका कोफिशिएंट आपको निकालना है। कोफिशिएंट आपको अब जो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। उस टाइम इधर क्या पढ़ा रहा था, मीन डेविएशन। तो मैं यहां पर निकाल रहा था मीन डेविएशन का कोफिशिएंट। अब यहां पर क्या पढ़ा रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब सीरीज नंबर 2 होगी, उसका भी कोफिशिएंट निकालना। तो भाई सीरीज नंबर 1 होगी या ए होगी, उसका कोफिशिएंट। सीरीज नंबर 2 या बी होगी, उसका कोफिशिएंट। दोनों कोफिशिएंट निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था, हायर कोफिशिएंट ऑफ सीरीज मींस मोर वेरिएबिलिटी। जिस सीरीज का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा। जिस सीरीज का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा, मतलब लेस कंसिस्टेंसी हो गया। याद है, वेरिएबिलिटी मतलब जल्दी से चेंज कैसे होता है, तो वेरिएबिलिटी मतलब चेंज। तो जिस सीरीज का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा चेंज करेगा, मतलब ज्यादा वेरिएबल है, लेस टिका हुआ कम है। याद आ रहा है आपको सारी चीजें, हाँ से। तो मतलब अगर किसी भी कोफिशिएंट ऑफ सीरीज का, दोनों सीरीज का कोफिशिएंट निकालेंगे, उस कोफिशिएंट में जिस सीरीज का कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो वेरिएबल ज्यादा है, मोर वेरिएबिलिटी है, लेस कंसिस्टेंसी है। और जिस सीरीज का कोफिशिएंट कम होगा वो लेस वेरिएबिलिटी है, मोर कंसिस्टेंसी है। यही लिखवाया था मैंने यहां पर। ठीक है जी, देखो आपके पास बॉक्स में दिख रहा है आपको। तो सर ये इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। मैंने कहा भाई सीवी ऑफ सीरीज ए और सीवी ऑफ सीरीज बी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सीरीज ए दे रखा है 20, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सीरीज बी दे रखा है 30। सीरीज बी मैंने कहा कि भाई मोर वेरिएबल है, क्योंकि भाई क्यों सीरीज बी मोर वेरिएबल, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज्यादा है 30। तो लिखा है सीरीज बी इज मोर वेरिएबिलिटी एज कंपेयर टू सीरीज ए। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसका दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं, सीरीज बी इज लेस कंसिस्टेंसी। सीरीज बी ज्यादा वेरिएबल है और कम कंसिस्टेंसी है। सीरीज ए कम वेरिएबल है और ज्यादा कंसिस्टेंसी है। इसी ब्याह पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएबिलिटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो याद आया, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबिलिटी है। अच्छा, आपसे पूछा बताओ मोर कंसिस्टेंसी बताओ, कंसिस्टेंसी मतलब टिकाव। तो जिसका कोफिशिएंट कम होगा वो मोर कंसिस्टेंसी है दोस्तों। जिसका कोफिशिएंट कम होगा वो मोर कंसिस्टेंसी होगा। क्लियर है। तो इसके ब्याह पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, आई थिंक वो था स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा था अननेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं कि वेरिएबिलिटी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको सिखाता हूं एक दो क्वेश्चन वेरिएबिलिटी के, फिर इसके बाद आपको करना है। आओ दोस्तों करते हैं हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी। हाउ टू कंपेयर वेरिएबिलिटी दिखाता हूं मैं आपके क्वेश्चन। तो मैंने कहा जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल है। जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबिलिटी है, लेस कंसिस्टेंसी है। जिसका कोफिशिएंट कम होगा वो मोर कंसिस्टेंसी और लेस वेरिएबल है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। आओ सर यार यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों। अच्छा, उससे पहले 33 देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं। सर ये जो 20 ये वाले क्वेश्चन है ना सर, यार 31 और 32, सर ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। सर सेम इंडिविजुअल सीरीज है क्वेश्चन। देखो ये 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, इसको आपको करना इंडिविजुअल सीरीज का। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था। ये देखो 5, 10, 100 लेके, थोड़ा बड़ा होगा 100 तक है, तो इसका भी हमने इंडिविजुअल सीरीज कैलकुलेशन करा था। ठीक है, इसमें 20 टर्म्स है और इसमें आपके पास 10 टर्म आई थी। तो इसका इंडिविजुअल सीरीज से आप करना, डायरेक्ट का कोई नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज से करना। अगर नहीं भी करेगा तो चलेगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज याद आ रहा है कैसे करा था इंडिविजुअल सीरीज, पहले मीन निकालेंगे, या एज्यूम मीन से भी कर लो या मीन से कर लो। तो मीन से करना है मीन से कर लेना, एज्यूम मीन से करना है एज्यूम मीन से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, आप इसको ना पहले इंडिविजुअल सीरीज के करके देखना, जो आंसर आएगा फिर वाला करना जो पिछली क्लास में करा था। 1/12 एन -1 रूट में स्क्वायर।
स्क्वायर था नहीं दोस्तों, तो सर स्क्वायर नहीं था। तो सर इसमें आप ऐसे करके देखना, फिर चेक करना सर दोनों से होता है, बट सर वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर होंगे, मतलब 1 से जब चालू होगा तब अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन होमवर्क में, इसको कैसे करना, सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज है सर, 20 टर्म तक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको पहले 5 10 15 20 करके 20 टर्म तक लेना है पूरा 100 तक। उसके बाद आपको मीन सेलेक्ट करना, मीन निकालना है इसका, मीन सेलेक्ट करने के बाद एज्यूमिन ले लेना सर, ये एज्यूमिन से कर लेना, और dx निकाल कर dx अपॉन में सिग्मा n नंबर से ऑब्जर्वेशन करना, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट हो जाएगा। आया समझ में आपको? हाँ जी, नहीं आएगा मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करवा दूंगा, नहीं तो मैं भी करके दिखा दूंगा आपको। ये लोगों सर, सबसे पहले मैं अभी बात कर रहा हूं मोर वेरिएबिलिटी की। चलो ये दो क्वेश्चन अभी करते हैं, नो होमवर्क, अभी करेंगे दूसरा क्वेश्चन, फिर आपको होगा सर ये हमारा छूट गया है, कोई होमवर्क नहीं, अभी कराता हूं उस क्वेश्चन का। पहले मैं वेरिएबिलिटी क्वेश्चन कराना चाहता हूं, ध्यान सुना। कंपेयर द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या बोल रहा है, कंपेयर करो वेरिएबिलिटी को, वेरिएबिलिटी का मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल है। अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड में बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, और इसका बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो सर, एक में ये लगाना, एक में ये, ऐसा नहीं चलेगा, या तो दोनों में ये लगाओ, दोनों सीरीज में, या दोनों सीरीज में ये लगाओ, कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल है, लेस कंसिस्टेंसी है। चलो सीरीज ए देखो, सीरीज ए दे रखी है 800 मीन 120 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ सीरीज ए, क्वेश्चन नंबर है 33। और जब मैंने उस टाइम कराया था ये कंसेप्ट, मैंने कहा था कि याद करो आगे भी आएगा, और आ गया दोस्तों। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, बस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, बात एक ही होती है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। अब सीरीज ए, सीरीज ए, तो सीरीज ए का कोएफिशिएंट कितना है, मीन कितना डिवीजन है 120 अपॉन में 800, 120 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। लो सर करते हैं सोल्व। अगर आपको 100 नहीं लेना तो वही नहीं लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि साफ साफ हमें बताया नहीं है कि, बस क्या बताया, वेरिएबिलिटी बताया है। तो ये आपके पास आ गया 15, ये आ गया 15, ठीक है भाई। सीरीज बी, तो सीरीज बी में आपका देखो 135 डिवाइड बाई 135 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 135 डिवाइड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100, ये भी आपके पास 15 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, नो वेरिएबिलिटी, तो ये कंसेप्ट क्या है, देयरफॉर नो वेरिएबिलिटी, कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है कोई, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। अगर एक ज्यादा आता तो मैं कहता सीरीज, जैसे मान लो सीरीज बी में 16 आ जाता था, तो मैं कहता कि 16 ज्यादा वेरिएबल है एज कंपेयर टू सीरीज ए, तो नो वेरिएबिलिटी इन बोथ सीरीज, नो वेरिएबिलिटी इन बोथ सीरीज, ठीक है। तो समझ में आ गया। और क्वेश्चन कहते हैं, देखो ये तो मैं करा चुका 34, 35 में करा चुका, 36 हो चुका है। आओ इधर देखो ध्यान से, मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट वेरियस फ्लो, हु इज बेटर, हु इज बेटर, एवरेज मतलब मीन से निकालना है, और कंसिस्टेंसी बाय कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब जिसका कोएफिशिएंट कम होगा, जिसका कोएफिशिएंट कम होगा दोस्तों वो कंसिस्टेंसी माना जाएगा। आपको सीरीज ए दे रखी है, सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्या है एक्स मान लेते हैं, सीरीज ए का एक्स है, ये सीरीज बी का वाई है। अब देखो सर सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पर वेजेस दे रखा है, शिफ्ट ए और बी है, वहां पर शिफ्ट सीरीज ए और बी है, सेम प्रोसीजर है। तो मैं दोनों में से एक करा देता हूँ, यहाँ पर भी लिखा है वेजेस ऑफ द वर्कर टू शिफ्ट इन अ फैक्ट्री गिवन बिलो, दो शिफ्ट के वर्कर है, विच शिफ्ट वर्कर अर्न बेटर, कौन शिफ्ट बेटर अर्न कर रही है, विच शिफ्ट वर्कर हैज कंसिस्टेंसी इन देयर अर्निंग, उनकी अर्निंग में कितनी कंसिस्टेंसी है, जल्दी से चेंज नहीं होता। अर्निंग में कंसिस्टेंसी मतलब ज्यादातर टाइम, अगर एक बंदे की सैलरी 10,000 है तो लंबे टाइम तक 10,000 रहती है, ये कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगर वेरिएबल तो हमें कहता है किस कंसिस्टेंसी, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा होगी। अब देखो
ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ये आपके पास कौन सी सीरीज है पता है आपको? ये आपका कंटिन्यूअस सीरीज है। अभी कंटिन्यूअस सीरीज से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीन, फिर निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ। छोटे वाले में क्या करना है, चलो दोनों क्वेश्चन कराते हैं, 37 पर 37 से कराने से पहले चलो 37 करते हैं, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि भाई प्रॉब्लम आए। 37 क्वेश्चन ही कर लेते हैं एक बार। आपके पास सीरीज ए में एक्स दे रखा है 16, 18, 19, 22, 20, 16, 18, 19, 22, 20, 18 और 7, 21। पहले इसका निकाल लेता हूँ दोस्तों मैं, सीरीज ए का। तो भाई सबसे पहले क्या लो, मीन निकाल लेते हैं। तो सीरीज ए का मीन ऑफ सीरीज ए, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वैसे ही करना है पेपर में। वैसे पेपर में आते नहीं क्वेश्चन, फिर भी जोड़ो सर। तो क्या करते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6 है भाई। पहले मैं जोड़ देता हूं, 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 20 और प्लस 18, 113। तो 113 डिवाइड बाई 6 यह है 18.83, 18.83, 333 हो रहा है पर मीन 18.83। इसके बाद क्या निकालते हैं, याद आ रहा है आपको? हाँ जी, सबसे पहले डीएस निकालते हैं। क्या करते हैं, मीन एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन। फिर क्या करते हैं दोस्तों, dx का स्क्वायर और सीरीज ए का निकल जाएगा। यहां करना है सीरीज बी, सीरीज बी में यही प्रोसीजर। तो सीरीज बी का एक्स कितना है, 7, 21, 48, 3, 7, 21, 48, 3, 44, 16, 44, 16। ठीक है, अब मैं मीन निकाल रहा हूं, मीन ऑफ सीरीज बी। क्या होगा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। जोड़ दो भाई इसको, 7 प्लस 21 प्लस 48, 3, 44 और 16, यह है 139, 139 डिवाइड बाई 6, यह है 56, 23.16, 23.16। अब भाई माइनस करते हुए चलेंगे एक साथ। पहले सीरीज ए का, तो 16 में से माइनस करेंगे 18.16 माइनस 18.83, यह 2.83, यह है माइनस का। अब इसका साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.83 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो यह 8.0089। क्योंकि अगर ये 233 एंड तक लेता तो ये 8 हो जाता दोस्तों, मैं इसको 8 ही कर देता हूँ। ध्यान सुनना, अगर मैं कैलकुलेटर में आप सॉल्व करो, कैलकुलेटर में आप 18.333 लास्ट तक ले जाओ, ठीक है, जैसे कि करते हैं 16 माइनस 18.33333 8 डिजिट तक लो, तो आया 2.3333 करके पूरा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2.33333 को फिर दोबारा, तो दोस्तों कोई नहीं, हम ऐसे करते हैं, देखते हैं एक चीज कि सबसे पहले हम जो डिजिट लेकर चल रहे हैं ना, इसी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 18.83 सबसे पहले 16 में से माइनस करेंगे 18.83, तो है 2.83। अब 2.83 का स्क्वायर कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2.83, तो है 8 पॉइंट, पूरा लिख लेते हैं, कोई नहीं, जब 2 ही लिया तो हम 2 से ही कर लेते हैं, 8.0089 माइनस का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 18 माइनस 18.83, तो बच गया 0.83 माइनस का, मल्टीप्लाई बाय 0.83, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 0 माइनस का 0.6889, सर 0.83 बचा माइनस का। 19 में माइनस करेंगे, 19 माइनस 18.83, यह 0.17, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.17 का स्क्वायर कर देंगे, फिर दोबारा 0.17 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0289, फिर भाई 22 को माइनस कर देंगे 18.83 से, तो आया 414.26। एक मिनट गलती कर दी,
22 को माइनस करेंगे 18.83 से, मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों मैंने गलती से, माइनस करना है 3.17। अब 3.17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3.17 मल्टीप्लाई 3.17 दैट इज 10.0489। 20 माइनस 18.83, 20 माइनस 0.83, 1.17। सर 1.17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.17 से ही, मतलब स्क्वायर करना है, ये आपके पास आ गया 1.3689। अब भाई 18 माइनस वही आया था, 18 माइनस करेंगे तो माइनस 0.83, 0.83 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.6889। भाई टोटल कर देंगे इसका, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। आया समझ में? ओह सॉरी अभी नहीं आया, अभी डीएक्स का स्क्वायर आया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ये मेरा सिंपल, सबसे सिंपल सीरीज का है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का। पहले तो मैं इसको सम करूंगा दोस्तों, पहले प्लस वाले जोड़ता हूं दोस्तों। पहले तो 10.0489 प्लस 1.3689 फिर प्लस 0.0289, ये तो हुआ प्लस वाले जोड़ दिया। अब माइनस वाले, माइनस करेंगे 0.6889 माइनस करेंगे 8.0089 फिर माइनस कर देंगे 0.6889, 2.06 दोस्तों, 2.06 आ रहा है, 2.06। ठीक है दोस्तों, इसका लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। 2.06 डिवाइड बाय 6 रूट में, तो 2.06 डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3433। अब भाई इसका कर देंगे रूट, तो रूट करेंगे 0.343333 जो आगे चल रहा है, तो ये आपके पास हो गया 0 पॉइंट, आपके पास जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज ए 0.5859 ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन निकला इसका, इसके बाद अब सीरीज 2 की बारी, तो मीन आया था 23.16। देखो ये रहा मीन, आपके पास 23.16 आया था। कैसे करेंगे? सबसे पहले ds इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन, फिर क्या करेंगे सर? फिर dx का स्क्वायर कर देंगे। चलो भाई आज जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना लेंथी क्वेश्चन। अभी तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, अगर कंटिन्यूस होता तो और लेंथी हो जाता दोस्तों ये। चलो उसको भी करेंगे, अब लेंथी है तो क्या हो गया भाई, टाइम तो देना ही है। 7 माइनस 23.16 तो आया माइनस 16 पॉइंट माइनस 16 माइनस 16 पॉइंट माइनस 16 माइनस 16 पॉइंट माइनस 16। अब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दबा दो दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दोबारा स्क्वायर रूट कर देंगे माइनस 16.16 का। मेरे पास फोन है इसलिए मुझे दोबारा वो करना पड़ रहा है, माइनस 261.1456। दोस्तों आपके पास तो सीधा मल्टीप्लाई स्क्वायर तो हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। 21 को माइनस करेंगे 23.16 से माइनस 2.16। अब जब आप करोगे ना माइनस 2.16 आपके कैलकुलेटर में सो रहा है, मल्टीप्लाई और इक्वल टू स्क्वायर सॉरी इक्वल टू दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना है 2.16, तो आपके पास आया माइनस 4.6656। अब 48 माइनस 23.16 या 24.84 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू दबा देंगे, यह 617 617.0256। ये कितना आया था दोस्तों? 24.84। इसके बाद आगे करो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 में से माइनस करेंगे 23.16 तो बच जाएगा माइनस 20.16। अब माइनस 20.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 20.16 से, यह है 406 माइनस का 406.4256 दोस्तों मेरे पे फोन है इसलिए लेट हो रहा है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू दोगे, मेरे को दोबारा लिखना पड़ता है सारी चीजें। 44.23.16 20.84 मल्टीप्लाई कर देंगे 20.84 से, दैट इज 434.3056। 16 माइनस 23.16 7.16 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.16 से, यह है माइनस 51.2656। लो भाई पहले तो मैं प्लस के प्लस करता हूँ, प्लस वाले प्लस करता हूँ। 617.0256 ठीक है ये वाला,
फिर इसमें ऐड कर दिया 43, ये वाला 434.3056 इसको भी हो गया। अब माइनस करना चालू करेंगे, माइनस करेंगे 261 पहला वाला 1456, फिर माइनस कर देंगे 4.6656, फिर माइनस कर देंगे 434.3056, 406.4256, फिर माइनस कर देंगे 51.2656, ये आया सर आपके पास 327.8288। ठीक है, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है सर, इतना आपको आता ही है, इतना टाइम से आप पढ़ लिया है, मैंने आपको कितनी बार बताया था इस बारे में। सीधा डाल देता हूँ, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 327.8288 डिवाइडेड बाई 6, सर इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यह आया रूट में 54.638। अब रूट दबा देंगे भैया, आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 54.638, रूट में 54.638, आपके पास आंसर आया 7.3917 स्टैंडर्ड डेविएशन। सर यहाँ क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्वेश्चन अब चालू होगा। अब बताना है आपको वेरिएबिलिटी। क्या पूछा था क्वेश्चन में? मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट वेरियस सब्जेक्ट, हु इज बेटर, कौन बेटर है? एवरेज, एवरेज से करना था, मैंने एवरेज से करा, मीन से निकाला ना, इसलिए मैंने मीन से निकाला था, एवरेज एज यूजुअल। और सेकंड बाय कंसिस्टेंसी बतानी है, तो कौन कितना ज्यादा कंसिस्टेंसी है, तो सही एवरेज से मैंने बताया। लो सर, तो कंसिस्टेंसी निकाल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इस बार, मीन अपॉन में स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन सर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 वाला भी कर सकते हैं। चलो, तो सीरीज ए, सीरीज ए में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 0.5859 डिवाइड बाय मीन कितना है, मीन इसका आया था 18.83, मीन आया 18.83, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.3917, मीन आया था इसका 23.16। बस सर निकाल देना, जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा वो लेस कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी बतानी है, तो 0.535859 डिवाइडेड बाय 18.83, ये आपके पास आया 0.0311। ठीक है सर, 7.3917 डिवाइडेड बाय 23.16, यह है 0.3191। सर छोटा ये है तो मोर कंसिस्टेंसी ये है, और ये बड़ा है तो ये है मोर वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, वेरिएबिलिटी तो ऐसे करना है, आपको नीचे लिख देना है सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंसी, सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंसी। समझ में आ गया दोस्तों कैसे करना होता है क्वेश्चन को? अच्छा, तो सर 38 क्वेश्चन, अब 38 क्वेश्चन आप करना, ध्यान सुनना कैसे करना है। पहले ये सर, ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस सीरीज से आप क्या निकालोगे? एम सबसे मीडियन निकाल दोगे, मीडियन से आप क्या निकालोगे? उसको क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे, और ऐसे आप दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। थोड़ा आप करना, इसका स्टैंडर्ड मीन निकालना, इसका मीन निकालना, यही वाला। एज्यूम मीन से नहीं करोगे सर, एज्यूम मीन से भी फॉर्मूला क्या है हमारे पास सर? फॉर्मूले में यहाँ पर हमें मीन पुट करना है, तो सर एज्यूम मीन से नहीं करना, इस फॉर्मूले को मीन निकालना, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, दोनों कोएफिशिएंट निकालना। सुनो मेरी बात, मान लेते हैं शिफ्ट ए का जो कोएफिशिएंट आया वो 0.3 आया, और शिफ्ट बी का जो कोएफिशिएंट आया वो 0.4 आया, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सर जिसका कम कंसिस्टेंसी होगी वो मोर कंसिस्टेंसी होगा। तो मैंने कहा विच शिफ्ट वर्कर आर कंसिस्टेंट इन देयर अर्निंग, कौन सा? शिफ्ट ए वर्कर आर मोर कंसिस्टेंट इन देयर अर्निंग, विच शिफ्ट वर्कर अर्न बेटर, और कौन कितना ज्यादा बेटर करेंगे? शिफ्ट बी, जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। भाई सुनो मेरी बात, वेरिएबिलिटी
वेरिएबिलिटी मतलब चेंज जो होगा वो ज्यादा अर्न करेगा ना। सोचो मेरी बात, आज आपकी इनकम 10,000 रुपए है सर, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम लंबे टाइम तक 10,000 लेंगे, पर जो पर्सन जिसकी इनकम वेरिएबिलिटी होती है, क्या वो उसकी कभी कम होगी या ज्यादा ही होगी? सर वेरिएबिलिटी मतलब चेंज होना, और चेंज हमेशा बढ़कर चेंज होगा। आपके कंपनी में जॉब करोगे, आपकी सैलरी 10,000 होगी, और कहेंगे आपकी सैलरी हम बदल रहे हैं, अगर भाई बढ़ेगी ना, कम थोड़ा ना होगी। तो आप क्या, अगर सैलरी कम कर दी तो आप क्या करोगे वहां पर काम? पहले आप 10,000 कमा रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको 8 मिलेगा, तो हम तो नहीं काम करोगे ना। इसलिए तो जब भी बात आती है विच शिफ्ट वर्कर अर्न मोर, तो हमें बताना होता है कि भाई मोर वेरिएबल जो होता है वो ज्यादा कमा रहे हैं, जिसकी इनकम वेरी करती है, जिसकी इनकम बढ़ती है वो ज्यादा कमाते हैं। अभी बढ़ती घटती भी होती है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो असम्पशन क्या है हमारी, जब बात इनकम की हो रही होती है तो इनकम हमेशा बढ़ती है सर, घटती नहीं है, ठीक है। और विच शिफ्ट वर्कर आर कंसिस्टेंट इन देयर अर्निंग, और कौन से ऐसे वर्कर है जो, तो जब भी बात करें अर्न बेटर की, जब भी किसकी बात करें, बेटर की, हु इज बेटर, हु इज बेटर, तो बेटर में जिसका, अभी मैंने कहा था मोर वेरिएबल, मैंने कहा बेटर इधर कौन है, जब भी बात बेटर की है तो वेरिएबल अच्छा है। और जब भी बात एवरेज, एवरेज से बेटर बता दिया, हु इज बेटर, और बाय कंसिस्टेंसी फिर कह रहा है कंसिस्टेंसी से बताओ बेटर, तो कंसिस्टेंसी से बेटर ये है, ठीक है सर। अच्छा, तो यहां पर आप कैसे करोगे, यहां पर मोर वेरिएबल, जिसकी इनकम ज्यादा करेगी वेरी, वो मोर वेरिएबल है। तो आप दोनों को निकाल लोगे, मुझे पता है कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन क्वांटिटेटिव का निकालना आता है, मीन से दोनों से कराया, मीन से निकालना आता है, दोनों शिफ्ट से निकाल लोगे, तरीका मैंने आपको बताया है, दोनों शिफ्ट से निकालना है। निकालने के बाद जिसका वेरिएबिलिटी, जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी वेरिएंस निकालना, उसका ज्यादा होगा सर, वो मोर वेरिएबल है, मतलब वो ज्यादा अर्न करना है। पहले वाले में मोर वेरिएबल पूछ रहा है, दूसरे वाले में जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम होगा वो लेस अर्न करे, मतलब कंसिस्टेंसी ज्यादा है उसकी। तो ये यार दूसरा वाला आया समझ में? हाँ जी सर, तो कर लेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो ठीक है, 38 क्वेश्चन मैंने आपके तरफ से दिया, 38 क्वेश्चन। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, 31। अच्छा और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। अच्छा 33 मैंने करा दिया, 33 मैंने करा दिया था, 30 ये सारे करा दिया, 38 मैंने होमवर्क में दिया है, करना जरूर दोस्तों, बिल्कुल करना। देखो अब इसमें करने लायक कुछ है नहीं, सिखाने वाला सिखा दिया मैंने। ये पहले वाली सीरीज में अगर जो ज्यादा वेरिएबल, जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो शिफ्ट ज्यादा अर्न करनी होगी। दूसरे वाले में समझाया मैंने, जिसकी शिफ्ट, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो सिर्फ उनकी अर्निंग ज्यादा कंसिस्टेंट, मतलब टिकी हुई है, ज्यादा चेंज नहीं होती, बढ़ती घटती नहीं है, ठीक है। चलो तो वेजेस में आपको, वेजेस क्या है, ये क्लास इंटरवल हो गया, तो क्लास इंटरवल है ऐसे करके। तो 50 से 100 वाले वर्कर 3 है, शिफ्ट बी में 32 है। 100 से 150 रुपए कमाने वाले वर्कर शिफ्ट ए में 8 है और शिफ्ट बी में 44 है, ऐसे है ये। आ रहा समझ में? तो ठीक है, तो यहां से आप एम निकालोगे, एम से आप क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन से आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। टाइम वेस्ट होगा इसको कराने से, आप कर लोगे मुझे पता है। 39 मैंने करा दिया। इन ऑफिस सीवी ऑफ वेजेस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या करा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेजेस का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इज 55% और 70%। तो सीवी ऑफ वेरिएंस मेरे को दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ मेल वर्कर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फीमेल वर्कर मुझे गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है और R15 गिवन है, कंबाइंड मीन कैलकुलेट, कंबाइंड मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ऑल द वर्कर इफ देयर आर 80% ऑफ मेल वर्कर। हाँ इस क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, मीन of 40 term is 25, standard division 4, find the sum and sum of the square of all term। पहले सम करो और सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब आपको क्या बोला है, पहले तो सिग्मा एक्स निकालो, फिर एक्स स्क्वायर का सिग्मा निकालो, सम ऑफ द स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, सम ऑफ द टर्म का एक तो सम करना है और सम ऑफ स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर करना फिर उसका सम करना है, मतलब सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो सर यार क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सबसे पहले कर रहे हैं 40, या भी करेंगे क्लास वर्क, फिर करेंगे 41, फिर करेंगे 42 करेंगे। मैंने होमवर्क दिया था, आपने करा नहीं करा छोड़ो, मैं कराऊंगा 42। उससे पहले हमें 41 कर लिया है, सबसे पहले कर लेते हैं सीवी ऑफ वेजेस, ठीक है। और कुछ रह गया क्या इसके अंदर, बाकी कुछ और कुछ तो नहीं रहा, इस लास्ट में मैंने करा दिया। 39, 40, 41 मुझे भी कराना है, 39 करते हैं, 39 नहीं 40, 41, 42 कराना है सर। 40 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, इन एन ऑफिस सीवी ऑफ वेजेस ऑफ मेल, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी ऑफ वेजेस ऑफ मेल, वेजेस ऑफ मेल, मेल का तो क्या है वो आपको गिवन है, सीवी ऑफ वेजेस ऑफ फीमेल, वो क्या है वो भी गिवन है। अच्छा 55%, मतलब इसने क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मैंने कहा था परसेंटेज में आता है हमेशा, हाँ जी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो ये क्या है 55%
और ये क्या है 70%। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है आपको 22 और 15.5। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है इसका, मेल वर्कर का स्टैंडर्ड डिवीजन है 22 और इसका फीमेल का है 15.40। फिर आपसे कह रहा है कंप्यूट कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड इफ ऑफ ऑल द वर्कर इफ देयर आर 80% मेल वर्कर, 100 में से 80% क्या है मेल वर्कर। तो वर्कर कितने परसेंट है, वर्कर 100% है, मेल वर्कर कितने परसेंट है, माइनस कर दूंगा 80% है, तो फीमेल कितना निकल जाएगा 20%। यहां तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मुझे निकालना है मीन। क्यों का निकालना है मीन, क्योंकि देखो फॉर्मूला बताता हूं आपको, फॉर्मूला क्या है। देखो इसके अंदर ना वर्किंग नोट नहीं होते, तो मैथ है सर, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं सर मीन। तो सीवी ऑफ वेजेस ऑफ मेल, वेजेस ऑफ मेल, ये क्या दे रखा है, मीन ऑफ वेजेस, मीन ऑफ मेल वर्कर, मीन ऑफ वेल वर्कर, मीन वेजेस ऑफ वेल वर्कर, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मीन वेजेस ऑफ वेल वर्कर, मीन वेजेस ऑफ मेल वर्कर, सॉरी सीवी तो निकालने के लिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन वेजेस ऑफ मेल वर्कर अपॉन में मीन वेजेस ऑफ मेल वर्कर, ठीक है, पूरा लिख लेना। अच्छा, सीवी आया 55% आई थिंक 55%, ठीक है, क्योंकि परसेंट यहां लग गया, अब 100 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है, ऑटोमेटिक लगा दिया मैंने यहाँ पर। स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे को दे रखा है 22, मीन मुझे निकालना है, किसका निकलेगा, ये मेल का निकलेगा, ठीक है। तो भाई मीन निकालने के लिए मैंने मीन इधर भेज दिया, 22 डिवाइड बाय 55% नीचे आ गया सर, तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा 22 डिवाइड बाय 55, 22 डिवाइड बाय 55, ठीक है दोस्तों 55। तो आपके आपको यहां से आ गया 0.8 मिनट 22, तो 22 डिवाइड बाय 55% लेना है पूरा दोस्तों। तो आपके पास आ गया मीन 40, मीन कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। लो मीन ऑफ किसका है, ये मीन ऑफ मेल वर्कर। तो अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेजेस अपॉन में मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन, बार बार मैं गलती कर देता हूं, मीन ऊपर लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन। ये आया था 70%, परसेंट को नहीं छोड़ना क्योंकि परसेंट लगा चुका हूं, इसलिए 100 नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, परसेंट ऑटोमेटिकली है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन में मेरा कितना आया था 15.40 डिवाइड बाय मीन मुझे निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15.40 डिवाइड बाय 70% पूरा लगाएंगे, तो डिवाइड कैलकुलेटर में लिखेंगे 15.40 और डिवाइड कर देंगे 70% दबाएंगे जरूर, तो आपके पास 22 आ गया। तो मीन वेजेस ऑफ 22। अब मैं आपको क्वेश्चन कैसा बनाकर दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन और याद कराता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन आया था कुछ, मेल देख रहा था, ऐसा कुछ फीमेल। देखो क्वेश्चन मैंने बना दिया सिंपल, सारी चीजें निकाल दी दोस्तों मैंने। मेल आपके पास 80 है, ये आपके पास 20% है। मीन आपके अभी निकाला, इसमें 40 निकाला, इसमें 22 निकाला। स्टैंडर्ड डिवीजन 22 है, इधर 15.40 है शायद 15.40। बस, क्या अब नहीं निकाल पाओगे आप? कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1, ये 1 क्या है मेल, ये है 1 और ये है 2, सीरीज 1 सीरीज 2, ठीक है, n1 प्लस n2। चलो तो मीन निकालना है, n1 आपके पास 80 है, परसेंट ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये आपके पास 40 है, मल्टीप्लाई बाय 40, तो 40 का 80% प्लस यहाँ 20 विदाउट परसेंट लोगे तब भी आंसर सेम आएगा, सब भी आंसर सेम आएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 100%, है ना। n1 प्लस n2 मतलब दोनों 100 है ना, ठीक है। तो सर अब बताओ 40 मल्टीप्लाई बाय 80%, तो ये 32 हो गया, प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ गया 4.4 डिवाइड बाय 100%। तो 32 को ऐड कर देंगे 4.4 से, या 36.4 अपॉन में 100%। तो भैया 36 डिवाइड बाय 100 फिर परसेंट दबा देना, तो सेम आ जाएगा 36.4। मैंने कहा ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आ गया कंबाइंड मीन ऑफ 1 और 2। आगे जी कंबाइंड मीन। अब बताया आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला याद है आपको, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रूट में सर n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर। याद आ रहा है आपको फॉर्मूला दोस्तों, अपॉन में n1 प्लस n2। पर उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, d1 और d2, ठीक है। तो d1 कैसे निकालेंगे, x माइनस कंबाइंड मीन माइनस वाला मीन। तो पहले मैं d1 निकाल देता हूं। तो d1 कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये होता है कंबाइंड मीन माइनस मीन 1, और d2 कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन माइनस मीन 2। तो कंबाइंड मीन आपको कितना दे रखा था, 36.4 माइनस, और मीन आपका पहली टर्म का क्या था 40। लो यहाँ 36.4 पहले टर्म का मीन था, दूसरी टर्म का था 22, दूसरी टर्म का कितना था 22, बिल्कुल सही। लो सर, तो अब करेंगे 36.4 माइनस 40 दैट इज माइनस 3.6, और 36.4 माइनस 22 यह है 14.4। बस d1 और d2 निकल गया, डाल दो भाई। ये पहले करना है दोस्तों, उसके बाद वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर ये वाला सॉल्यूशन कर देना है आपको। n1 80% डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट, इसका स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट कितना है 22 है, हाँ जी 22 ही है। 22 का स्क्वायर प्लस 20% 15.40 का स्क्वायर प्लस 80% n1 और d1 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर प्लस 20% 14.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100%। n1 प्लस n2 होता है ना दोस्तों, तो इसको 100% लिख दूं मैं 100%। अब 100% नीचे लिखने का मतलब क्या है, जो ऊपर आंसर आएगा वही होगा ये। चलो अब 22 का पहले करूंगा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों। पहले मैं इसका 22 का स्क्वायर करता हूं, फिर सीधा 80% निकाल देता हूं। 22 मल्टीप्लाई 22 और 80% 387.2 आया दोस्तों, प्लस फिर 15.40 का स्क्वायर करूंगा, 15.40 मल्टीप्लाई और उसका 20% या 47.432। अब माइनस 3.6 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3.6 मल्टीप्लाई माइनस 3.6 12.96 और उसका 80% या 10.3686 10.368 बस 10.368 प्लस 14.4 मल्टीप्लाई 14.4 का 20% यह है सर 14.472 डिवाइड बाय 100%। ठीक है सर, जोड़ देंगे 387.2 प्लस 47.432 प्लस 10.368 प्लस 41.472 यह है 486। टोटल करने पर आया 486.742 डिवाइड बाय 100%। अब जब डिवाइड बाय 100% करोगे ना दोस्तों आप, तो यही आएगा दोस्तों 486.742 डिवाइड बाय 100% का मतलब यही होता है। तो सर डिवाइड बाय 100% कर लो आप अपने कैलकुलेटर में, डिवाइड बाय 100% 4372। अब इसका रूट करना है मुझे, वही आएगा
तो सर रूट कर देते हैं, रूट 486.7742। लो सर, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन में आ गया 22.06। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन सिंपल था। आइए कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। क्या मैं 40 क्वेश्चन कंप्लीट बोलूं? ठीक है। मीन ऑफ 40 टर्म, 40 टर्म का मीन 25 है। हमें टर्म कितनी है? सबसे पहले 40, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 41। टर्म कितनी है? n है 40। 40 टर्म का मीन कितना है? क्या रहता है? मीन ऑफ 40 टर्म, 40 टर्म का मीन 25 है। 40 टर्म का मीन 25 है और स्टैंडर्ड डिवीजन इज 4। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 4 है। क्या रहा है? फाइंड सम, आपको निकालना है सम, मतलब सिग्मा एक्स, और आपको निकालना है सम ऑफ द, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर। याद है अभी मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला बताया था। वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, है ना। सिग्मा एक्स अपॉन में एन को मीन बोलते हैं। तो मैं इसकी जगह पर एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ओ सॉरी, मीन का स्क्वायर, यहां मीन लिख सकता हूं इसकी जगह पर, मीन का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन ही तो होता है। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं। बताओ दोस्तों स्टैंडर्ड डिवीजन कितना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है मेरे पास। लो भाई 4 डाल दिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर। ये देखो ये पूछ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म, टर्म का हर एक टर्म का स्क्वायर करना है फिर सम करना है। सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर, सम करने के बाद स्क्वायर करना। सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करेंगे हर एक टर्म का फिर सम करेंगे टोटल का, ठीक है। एक्स स्क्वायर ही बोलता है देखो। तो याद रखना सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने आपको सिखाया। सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर है, और सम का मतलब क्या है? सम का मतलब सिग्मा एक्स। एंड मेरा है 40 टर्म। याद आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा आप देखने में इधर, क्योंकि पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। 25 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 4 जा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 40। अब यहाँ 25 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। जल्दी से करेंगे आप भी, 25 मल्टीप्लाई 25 625। आपको मेरे से पहले कर देना है क्वेश्चन जल्दी से। 625 में इधर भेज दूंगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 40, तो 625 में प्लस कर देंगे 16, यह है 641, यह है 641 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 40। 40 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 641 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो सम ऑफ द स्क्वायर निकल के आ गया मेरा, मल्टीप्लाई बाय 40, तो यह है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25640। लो जी, इसी को हम नाम देते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म इज इक्वल टू 25640। मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास है 2 4 6 8 10, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 6 36, 8 8 64, 10 10 100, और फिर इसका सम करेंगे। ये है सम ऑफ द स्क्वायर। पहले स्क्वायर करा फिर सम करा, इसको बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास क्या निकालना है? सिग्मा एक्स निकालना है, सम ही निकालना है। सिग्मा एक्स मतलब अब निकालना है इसका सम निकालना है सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स क्या निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, बताओ मीन क्या है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो मीन आपको दे रखा है 25, सिग्मा एक्स मुझे निकालना है, एन मेरे को 40। लो जी, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 1000। तो मतलब जो 40 टर्म होगी ना उसका सम क्या होगा? 1000। खत्म, सिंपल क्वेश्चन ये भी। लो भाई 41 भी कंप्लीट हो गया। अब 42, व्हाट विल बी द हैपन टू स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस ऑफ द सीरीज इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। पहले तो मैं सीरीज लेता हूं। अगर इफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज 2, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? 2 है, ऐसी सीरीज लूंगा जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आना चाहिए। ऐसी सीरीज को लेट करो दोस्तों जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लेट द सीरीज
हुज स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसी सीरीज ले रहा हूं जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लेट द सीरीज हुज स्टैंडर्ड डिवीजन इज 2। दोस्तों इस सीरीज को समझाने के लिए इससे पहले मैं इसको क्वेश्चन से कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, पहले हम कुछ एक लेट करेंगे एग्जांपल, तो एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे। बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल देखे, मैंने कहा मेरे पे एक सीरीज है 1 2, मेरे पे एक सीरीज है 10 15 20, 3 मेरे पे सीरीज है 10 15 20। मान लेते हैं ये एक्स है, तो सर मुझे एक्स में 10 15 20 दे रखा है, इसका टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक मिनट सर, वैसे कर लेते हैं 10 15 20, दैट इज 45। इसका मीन निकालते हैं, इसका मीन निकालते हैं दोस्तों 45 डिवाइड बाई 3, 45 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास 15 आया। अब ds निकालेंगे, x माइनस मीन, फिर क्या करेंगे? ds स्क्वायर करेंगे। तो 10 में से 15 गया, क्या बचा? -5, 0 और 15 से 5, 5 5 25, 0 और 25, ये क्या हो गया? 50 हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे तो क्या होगा? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन रूट में, तो 50 डिवाइड बाई एन के मेरे पे इतना 3 ही है, तो 50 डिवाइड बाई 3, यह आया 16.66। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आया दोस्तों? 16.66 रूट में, है ना। तो ये मेरा इतना, ये मेरा वेरिएंस हो गया अभी, क्योंकि जो रूट में होता है वो वेरिएंस होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा मतलब रूट निकाल दूंगा दोस्तों, तो सर मेरा वेरिएंस कितना हो गया पता है आपको? वेरिएंस हो गया मेरा 16.66। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इसका 16.66 का मैं रूट निकाल देता हूं। एक मिनट, रूट का 16.66 तो आया 4.08, 4.08। ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन है। और वेरिएंस कितना है दोस्तों? जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो वेरिएंस होगा 16.66। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। इफ 3 इज एडेड, if 3 is added in each term, हर एक टर्म में 3 को ऐड कर दिया। अब टर्म क्या बन गई? 10 था 13 हो गया, 15 16 17 18 हो गया, 20 23 हो गया। टोटल कर देंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो देखो 13 प्लस 18 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3, यह आया 18, तो 54 आया इसका टोटल। और 54 डिवाइड बाय 3 18, ये लो भाई मीन। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे? 18 13 माइनस 18 -5, 18 माइनस 18 0, 23 माइनस 18 5। देखो आया सेम 5। अब dx स्क्वायर करूंगा क्या होगा? 25, 0 और 25, यह क्या आएगा? 50। और सेम स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा दोस्तों? 50 अपॉन में 3 रूट में, यह आएगा 16.66 वेरिएंस, और इसका रूट में आएगा 4.08। देखो ये हुआ पहला कंसेप्ट कि अगर मैंने 3 ऐड कर दिया। ए पॉइंट, इफ 3 इज डिवाइडेड। बी पॉइंट, इफ 3 इज डिक्रीज्ड या माइनस, डिक्रीज मतलब माइनस, if 3 is minused in each term, if 3 is minus in each term, तो क्या होगा? अब जरा x बताना। x मेरा कितना था? मेरा 10 15 20 था। 10 15 20 में 3 माइनस करूंगा तो क्या होगा? 7 12 और 17 जोड़ देंगे, यहां मेरा क्या निकलेगा? मीन। 7 12 और 17 36 आ गया दोस्तों। 36 डिवाइड बाय 3
डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया फिर दोबारा 12। अब भाई ds कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन, तो 12 में 7 गए 5, माइनस का 0 और 5, फिर आगे दोस्तों वही 25, 0 और 25, फिर जब ये करेंगे तो क्या होगा 50 आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 4.08। मैं क्या सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आपको किसी पॉइंट। इफ 3 इज मल्टीप्लाई बाई ईच टर्म, if 3 is multiply by each term, हर टर्म में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, x में था 10, 30, 45, ये हो गया 60, जोड़ देंगे तो 30 प्लस 45 प्लस 60 135, मीन निकालेंगे तो 135 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, बाई 3 तो 45 आया। अब मैं ds निकालूंगा तो x माइनस मीन आ जा रहा है, तो 45 में से मैं 135 डिवाइड बाई 135 डिवाइड बाई ये आपके पास आया 15, ठीक है दोस्तों, ये 15 आया, ये 0 आ गया, ये 15 आ गया, ये माइनस का 15 है, यहाँ पर क्या लिखेगा dx स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 225 आ जाएगा, 225 0 225, तो 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इन सब का आएगा 450, तो भाई 450 डिवाइड बाई 3 रूट में, तो 450 डिवाइड बाई 3 रूट में, तो 150 आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन, 150 का रूट कर देंगे दोस्तों। अच्छा, तो रूट 150 यह है 12.247। देखो अब यहां पर चेंज आया, यहां मैं सिखाना चाहता हूं आपको, अगर हम दोस्तों कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में ऐड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा एक और चीज निकाल देता हूं जल्दी से, अभी आपने क्या करा था मल्टीप्लाई, आप डिवाइड कर लेना एक बार, फिर मैं आपको सिखाता हूं असली चीज। इफ 3 इज डिवाइडेड इन ईच टर्म, हर एक टर्म में 3 डिवाइड करा, तो भाई x कितना था 10 था, x 10 था ना दोस्तों, तो 10 डिवाइड बाई 3 यह है 3.333। अच्छा 3.333 लास्ट तक लेके चलूंगा, ठीक है 8 तक। 15 डिवाइड बाई 3 यह है 5, और 20 डिवाइड बाई 3 यह है 6.666, ठीक है। इनका टोटल कर दूंगा, इसको 7 कर लेते हैं, इनको 3 कर देंगे, तो सर ये कितना हो गया 3.33333 प्लस 5 प्लस 3.33 प्लस 5 प्लस 6.67, यह है 15, टोटल कर दिया, सबका जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15.000 करके हो जाएगा। तो ऐसे करो, इसको आप 2 डिजिट तक लेके चलो, 3.33 6.67 15, तो मीन इजिकल टू क्या आ गया 15 डिवाइड बाई 3, तो क्या आ गया 5 को ds करेंगे x माइनस मीन। अच्छा देखना जरा 3.33 माइनस 5 यह है माइनस 1.67, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 से, 1.67 यह है 2.7889 पॉजिटिव, यह है dx स्क्वायर, 5 में से 5 का 0, यहाँ 0 आ जाएगा, 6.67 माइनस करेंगे 5, तो ये आ गया 1.67 माइनस का, तो ये आ गया 2.7889, तो 2.7889 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5.5778, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे 5.778 डिवाइड बाई 3 रूट में, डिवाइड बाई 3 ये आ गया रूट में 1.8592, 666 चल रहा है। अब देखो रूट करेंगे 1.8592, 1.8592 आ जाएगा 1.3635, ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आया।
अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों क्या हुआ। अब एक एक करके इनमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं। सर प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, पता है प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर्टी का ऊपर प्रूफ है। फिर मैं उस क्वेश्चन में आऊंगा जो मैंने भी छुड़वाया था, उस क्वेश्चन में आऊंगा। ध्यान सुनना। प्रॉपर्टी पहली, इफ वी एडेड some constant number in each term then no effect या no change on standard deviation and variance प्रूफ करा ऊपर। मेरा असली एग्जांपल ये था दोस्तों, क्वेश्चन मेरा ये था। इससे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.08। क्या आया? 4.08। वेरिएंस छोड़ो, जब वेरिएंस स्टैंडर्ड भी चेंज नहीं हुआ तो वेरिएंस तो उसी से आता है, तो वेरिएंस भी, वेरिएंस की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। वेरिएंस जो चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में लागू होगी वो वेरिएंस में भी लागू होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन जो मेरा था उससे मेरा आंसर क्या आया था 4.0, नॉर्मल जो रियल क्वेश्चन था। अब मैंने क्या करा, 3 एडेड कर दिया हर एक चीज टर्म में, करा था 3 ऐड, तो मेरा आंसर क्या आया? क्या सेम है? हाँ। तो अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को हर एक आइटम में ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं आता। यहां आंसर क्या दोगे? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है और मैंने इंक्रीज कर दिया 3 हर एक सीरीज में, इफ ईच आइटम क्या लिखा है इधर? इफ ईच आइटम, हर एक आइटम में अगर मैंने 3 को बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो बाद में भी क्या रहेगा? 2। आंसर इज राइट। ये प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, ठीक है। अगर मैंने 3 को हर एक आइटम में माइनस कर दिया, आंसर अब भी सेम है, अब भी सेम है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? इफ, देखना, इफ वी माइनस सम कांस्टेंट नंबर, पूरा वही सम कांस्टेंट नंबर ईच टर्म इन ईच टर्म, देन नो इफेक्ट और नो चेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेम कर देना, बस यहां पर क्या करा था? ऐड करा था, यहां पर माइनस कर देना। लो भाई दूसरा भी सॉल्व हो गया मेरा। देखो, इफ डिक्रीज बाय 3, अगर मैंने कोई सारे आइटम को 3 से डिक्रीज कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब भी 2 आएगा। तो व्हाट विल बी हैपन, कोई क्या होगा? नो चेंज। एंड वेरिएंस में भी चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी चेंज नहीं होगा। आया समझ में? तो क्या करना, आंसर कैसे लिखना है? यही प्रॉपर्टी लिखनी है और कहना स्टैंडर्ड डेविएशन इधर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रहेगा और वेरिएंस 4 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर का होता है ना, स्टैंडर्ड 2 रहेगा और वेरिएंस 4 रहेगा इसमें भी, और सेम केस के अंदर इसमें भी ये रहेगा। बट तीसरा केस ध्यान सुनना, थर्ड केस, अगर मैं 3 से हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, हर एक आइटम को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 12.24 और मेरा एक्चुअल आंसर क्या था? स्टैंडर्ड 0.48। जरा कैलकुलेटर हाथ में पकड़ो और 4.08 को 3 से ही मल्टीप्लाई करो तो 12.24 ही आ रहा है दोस्तों। तो अगर मैंने किसी भी कांस्टेंट आइटम को 3 से मल्टीप्लाई करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? इतना था नॉर्मल में, और मैंने क्या करा? हर एक आइटम को 3 से मल्टीप्लाई करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अपने आप प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो इफ वी multiply some constant number in each term, if we multiply some constant number in each term, हर एक टर्म में, then if we multiply some constant number in each term, हर एक टर्म में जब मैंने मल्टीप्लाई करा कांस्टेंट नंबर से, then स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लिखा था ऊपर? then standard deviation will be increased by that constant, increase in a multiple of that constant. The standard deviation and variance will be increased that multiple of that increased
increase, then standard deviation and variance will be increased the multiple of that constant, increase the multiple of that constant number, उसी constant number के multiple से increase हो जाएगा, उसी constant number के multiple से increase हो जाएगा that constant number। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था 2 था ना मेरे क्वेश्चन के अंदर, वो स्टैंडर्ड, अगर मैंने हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करा 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3 ईच आइटम, हर एक आइटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहां पर देखो क्वेश्चन में हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो स्टैंडर्ड डिवीजन बता दो अब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह समझ में आया? अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 2 है तो वेरिएंस कितना है जरा बताना, वेरिएंस कितना है 4, तो इधर वेरिएंस क्या हो जाएगा, इधर वेरिएंस भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों एक इधर गलती होगी, इधर नहीं 12 नहीं होगा दोस्तों, इधर होगा 4 इंटू 9, क्योंकि जब मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूं 4 तो मुझे 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा 9 और 9 4 36, क्योंकि ये इसका क्या रहता है इसको 6 से 36 आ रहा है समझ में। ठीक है, तो वेरिएंस में चेंज कितने का आएगा, डबल के स्क्वायर के इसके 3 की स्क्वायर के थ्रू चेंज आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस। तो बाकी बात तो मैं सीखनी नहीं है, फिर मैंने बता दिया अगर ये बढ़ा रहा हूं 2 भी बढ़ा रहा हूं तो 3 भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करा ना मैंने, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, इधर 2 से 4 कर दिया, तो यहाँ पर 3 से भी 9 करना पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर्स का होगा। ठीक है, तो या तो अगर ये नहीं चलना तो भाई 6 का स्क्वायर 36, यही वेरिएंस होगा। समझ में आया? और सेम प्रोसीजर इधर चौथे वाले पॉइंट में मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड कर देना, डिवाइड लिख देना चौथे में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना। भाई देख लो आप, मेरा डिवाइड आंसर क्या आया था, ये मैंने हर एक आइटम को क्या करा था 3 से डिवाइड करा था, क्या आया मेरा, ये आया। तो 4.08 का जरा 3 से डिवाइड करना जरा कैलकुलेटर में, 4.08 को 4.08 डिवाइड बाय 3 1.36 आया नहीं आया, आ गया। तो मैंने कहा अगर हर एक आइटम को 3 से किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी उसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। लो भाई, तो फोर्थ वाले केस में पहले तो आप लाइन लिखना पूरी की पूरी। ठीक है, लाइन लिखने के बाद क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 4 है 2 है, सॉरी 2 है, स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 2 है तो वेरिएंस कितना है, वेरिएंस 4 है। ठीक है, ये लिखा। अब अगर मैंने इफ 3 इज डिवाइडेड इन ईच आइटम, तो भैया अब क्या हो जाएगा, तो 2 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा सर 2 डिवाइड बाई 3 रहेगा 0.66, तो ये आया। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 0.66 का भी स्क्वायर कर देंगे, 0.6666 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो भाई इसका वेरिएंस आ जाएगा 0.44। एक तो ये तरीका है, या तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आप 2 का वेरिएंस क्या होता है 4, अब जरा स्क्वायर सॉरी इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.4444। ठीक है सर, तो हमने कहा अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो अपने आप ये आ जाएगा। तो सर इसका आंसर क्या है, डिवाइड बाय 3 का, तो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो वो आ गया 0.6666, और वेरिएंस में भी क्या फर्क पड़ेगा, सेम फर्क रहेगा, 0. इसका स्क्वायर कर देना 0.444 आ रहा है स्क्वायर। आ गया समझ में? सर ये है तरीका 42 क्वेश्चन और मेरा आ गया आंसर। अब मैं इसको कुछ अच्छी बातें बतानी है, वो अच्छी बातें क्या है जरा ध्यान सुनना। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने क्या करवा दिया है क्या नहीं करवाया। सर एक बार ये ट्राई कर ही लेना, टाइम बचा नहीं है, नहीं तो मैं करा देता। ट्राई कर ही लेना, क्या करना कुछ भी नहीं करना सर, इंडिविजुअल सीरीज से आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दो ना मेरे भाई। पहले तो उसका मीन निकालो, मीन निकाल के सब में माइनस करो, माइनस करके उसका डीएस स्क्वायर निकालो, डीएस स्क्वायर निकाल दिया, उसके डीएस स्क्वायर निकालने के बाद क्या करो, डिवाइड बाय एन करके रूट कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ गया? बस थोड़ा लेंथी प्रोसेस, जब लंबे है ना सर इसलिए। अच्छा ये हो गया, बाकी ऊपर के सारे करवा दिए हैं मैंने। आओ सर एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप प्रॉपर्टी देख लेंगे और खत्म कहानी। और प्रॉपर्टी पहली 2 प्रॉपर्टी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 तो आपको कराई, पहली 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस बार के पेपर में आई है, इस बार के पेपर में आई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार करंट ईयर के पेपर में आई है ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी इस बार के पेपर। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कब कहूंगा, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन।
चेंज करने से, कुछ चीज ऐड और घटाने से स्टैंडर्ड डिवीजन को चेंज नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहता है, वो वैसे ही रहता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 3 4 10 11 है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इसका अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 3 4 10 11 का कोई स्टैंडर्ड डिवीजन आता है, मान लेते हैं 2 आ गया, विल बी सेम एज 5 6 7 8। अगर 2 मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ईच टर्म में अगर 2 ऐड कर दिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये भी सिखाया मैंने, तो इसी को नाम देते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। आया समझ में? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पहला केस, पहली प्रॉपर्टी ही नाम होती है स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो इधर लिखो स्टैंडर्ड डिवीजन, ये लिखो सर, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। याद रखना क्या मतलब है इसका, चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज होने से जो पहला 3 4 10 था, ये क्या था, ओरिजिन। ओरिजिन का चेंज करके क्या बना दिया, 2 ऐड करके अब चेंज हो गया। ओरिजिन ये था, ओरिजिन मतलब जो पहला था पुराना, पुराने का ओरिजिन का चेंज होने से इंडिपेंडेंट में कोई भी इफेक्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो सेम रहा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। आगे ओरिजिन, एक तो बात ओरिजिन, एक आई स्केल की। स्टैंडर्ड डिवीजन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, स्केल से इंडिपेंडेंट। अब ये जो वर्ड है इसका क्या, जैसे कि स्टैंडर्ड डिवीजन है 2 4 7 इस हाफ, अगर मैं उसका आधा कर दूं, अगर मैं उसका आधा कर दूं तो मतलब ये अगर 4 8 इसका अगर आधा है, अगर ये इसका 4 8 14 18 का अगर ये आधा है एज टर्म हाफ ऑफ द लेटर, तो अगर मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, देखा जाए तो आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी 2 से डिवाइड होगा। सिखाया था अभी मैंने। ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में तो सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में वो स्टैंडर्ड डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। इस कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन में कुछ ऐड लेस करने से चेंज नहीं हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन सेम रहा, तो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इट स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। पेपर में आया था, मैं आपको दिखाऊंगा सर जरूर, ये पेपर में आया था इस बार की। तो इंडिपेंडेंट, अगर मैंने उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड अगर चेंज हो गया तो स्केल हो गया, वो स्केल से। नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस सीरीज को चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी देखना जरा। अगर चौथी मैंने करा दी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, करा दिया। वेरिएंस का तीसरा मैंने करा दिया, वेरिएंस कैसे निकालते हैं देखो जरा। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे आता है, ये आता है, तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन का कराती है। तो पहले सबसे पहले कराया था आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन स्टार्ट कराया था, है ना। क्या कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन सिखा दिया मैंने आपको? हाँ जी। क्या मैंने कोएफिशिएंट निकालना सिखा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये देखो मल्टीप्लाई बाय 100 मीन से निकलेगा। अच्छा, रिलेशन बिटवीन सिखा दिया, ये देखो क्यूडी सिखाया था, याद है आपको? हाँ जी। तो ये चीजें, हाँ ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, बस आपको रटना पड़ेगा। ये सब थोड़ी सी बातें कि कभी अभी आ जाएगा ना तो करेंगे मीन प्लस क्वार्टर डिवीजन प्लस माइनस 50% ऑफ टोटल आइटम को कवर करता है। इसका मतलब ये है, इस समझने लायक है नहीं, इसको रहने दो। एक दो पॉइंट आते हैं इसके अंदर, बाकी इग्नोर कर दो उसको। बात सारी है, सम ऑफ द स्क्वायर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम, इज ऑलवेज लीस्ट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हम सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, याद आ रहा है? x है तो x का पहले स्क्वायर करूंगा हर एक आइटम का, फिर सम करूंगा, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद सम करना। टेकन फ्रॉम, अगर मैंने कहा देखो पहले में x होता है, फिर मैं क्या निकालता हूं, पहला मेरा क्या होता है, x होता है, दूसरा मेरा क्या होता है, dx, कैसे निकलता है, x माइनस मीन, फिर क्या करता हूं, dx स्क्वायर, ये वाला, ये इसका स्क्वायर, ये वाला dx स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ये है दोस्तों, ये है दोस्तों सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ये है सम ऑफ द स्क्वायर। आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, अगर अरिथमेटिक मीन से लिया, इज ऑलवेज मिनिमम, वो मिनिमम होगा, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। और अगर किसी से लोगे अरिथमेटिक मीन या एज्यूम मीन से लोगे, वो हमेशा बड़ा रहेगा। क्या मतलब, प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का बता रहा हूं मैं, इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम लिखना और उसके नीचे एग्जांपल डाल देना, है ना, एग्जांपल डाल देना। ये तो मैंने कहा x मेरे पे है 2 4 6 8 10, ज्यादा कर दिया सिखाने के लिए, इतना नहीं चाहिए। x है 1 2 3 4 5, तो भाई 3 2 5 5 5 10 15 हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा, ds, तो x माइनस मीन करूंगा, तो पहले मैं मीन निकाल लेता हूं एक तरीके से, और एक मैं करता हूं एज्यूम मीन से, x माइनस के एज्यूम मीन से, है ना, दोनों तरीके से। मैंने कहा अगर x माइनस यूं कर रहे हो और x माइनस मीन का स्क्वायर करोगे, ये हमेशा लीस्ट वैल्यू देगा, सबसे कम। जबकि अगर आप x माइनस एज्यूम मीन का स्क्वायर करोगे, मतलब ये हो गया dx हो गया, तो ये dx स्क्वायर करोगे, वो भी एज्यूम मीन से निकालो या किसी और से, तो वो हमेशा ज्यादा आएगा इससे। देखो प्रूफ कर दे,
ये dx हो गया, ये dx स्क्वायर ही हो गया, देखा जाए तो ये बात यही होती है। ठीक, तो भाई मीन पहले नहीं निकाल लेता, मीन का 15, 15 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया 3, देखना 3, तो ये आ गया -2, ये आ गया आपके पास -1 0 1 2, भाई 2 दूनी 4, 1 1 0 1 1 1 2 2 4, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 10 हो गए, देखो 10 आया। अब मैं एज्यूम मीन 3 के अलावा कुछ भी लूंगा क्योंकि 3 तो मेरा मीन ही था, इसके अलावा कुछ 4 ले लेता हूं, चलो तो क्या आएगा देखो, 4 में से 1 गया तो -3, 4 में से 2 गए तो -2, 4 में से 3 गए तो 1, 4 में से 0 गए तो 0, 4 में से 5 गया तो 1, 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 9 1 0 और 1 1 1, तो 9 और 1 10 14 और 1 15, ये कितना आ गया 15 है ना, ले जाता, तो ये क्या है मिनिमम है इसके कंपैरिजन में। अच्छा सर आपने 4 लिया, नहीं तो 2 लो ना, 2 ठीक है भाई, 2 लेकर चलते हैं, तो जब 2 लूंगा तो x माइनस मीन क्या होगा, ध्यान से देखो, x मेरा क्या है 1 2 3 4 5, सर मैंने 2 ले लिया, मैं एक करके भी दिखाता हूं, अभी 2 लिया तो ये -1, ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 0 1 2 2 4 3 3 9 15 फिर आ गया। अच्छा अब मैं करता हूं x माइनस एज्यूम मीन, सॉरी मीन ले रहा था, ये एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन मान के चलते हैं, अब एज्यूम मीन मान के चलते हैं 1 1 0, यानी a क्या माना इस बार 1 माना था, 0 ये आ गया 1 2 3 4, लो भाई तो ये 0 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16, ये और ज्यादा आ गया 16, तो यही हो गया। अगर 1 ले लिया, अब सबसे 5 ले लूं, 5 का भी कर लेते हैं, तो x माइनस एज्यूम मीन जो मेरा 5 है, मेरा 5 तो 5, तो -4 -3 -2 -1 और 0, फिर वही आ गया सर, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या बताती है कि भाई अगर आप मीन से कैलकुलेशन करोगे ना, मीन से, तो ये जो होगा सम ऑफ द स्क्वायर, ये हमेशा कम होगा एज्यूम मीन के अलावा। क्लियर है, याद रहेगी बातें, प्रूफ करके दिखा दिया दोस्तों, हर एक चीज से प्रूफ कर दिया। अब से ज्यादा ये चीज आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, सम ऑफ द स्क्वायर अगर आप मीन से निकालते हो वो सबसे मिनिमम होगा, उससे ज्यादा एज्यूम मीन से आ जाएगा, सबसे मिनिमम वही है। लो सर द एंड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म हो गया दोस्तों, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म करा दिया मेरी तरफ से। अगले क्लास के अंदर पहले तो हम करेंगे ये एमसीक्यूज, इतने सारे, अगले क्लास में एमसीक्यू करेंगे, और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये करा दिया। मैं देख रहा हूं एक बार क्वेश्चन कोई छूट गया हो तो करा देता हूं, वेरिएबिलिटी वाला करा दिया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया दोस्तों, आज आपको कर लोगे मुझे पता है, और बाकी मैंने सारे करा दिए। हाँ ये दोनों क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया है, ये भी कर लोगे, सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज से आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। हाँ जी स्क्यूनेस आ गया सर 45 से अब कहां तक है ये 62 तक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत क्लास लग गई सर, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा क्लास लग गई। पिछली क्लास का कवर मैंने इस बार कर लिया है ना, करीब ज्यादा 45 मिनट की क्लास होती है, 45-50 मिनट की, इस बार 1 घंटा 15-13 मिनट हो गए हैं मुझे अभी पढ़ाए हुए। तो सर इस बार कंप्लीट कर लिया है हमने स्टैंडर्ड डिवीजन। अगली क्लास में सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है, और उसकी क्लास में स्क्यूनेस करेंगे, फिर सोचेंगे स्कैनर, या मैं सोच रहा हूं कि स्कैनर को एकदम लास्ट में कराऊं जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए इसके बाद तो पेपर ही पेपर करना है, तो ऐसा करने पे ज्यादा सही रहेगा कि पेपर बाद में कराता हूं, पहले एक बार कोर्स कंप्लीट करा देता हूं, जिससे आपका ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई कोर्स तो हो गया, अब पेपर ही पेपर करने हैं मुझे, पेपर जितनी बार करूंगा तो आपका बेनिफिट है ना। तो पहले मैं कोर्स करूंगा, तो अगली क्लास के लिए मेरी पूरी क्लास जाएगी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में, पूरी एक ही क्लास में खत्म करेंगे, और उससे अगली क्लास में स्क्यूनेस चालू करेंगे, और स्क्यूनेस में कुछ क्लासेस और लगेगी, फिर खत्म होगा, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, सबसे अच्छे चैप्टर, मेरे फेवरेट चैप्टर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना। अच्छे से पढ़े, अच्छे से होमवर्क करें, टाइम टू टाइम होमवर्क करें, सारे क्वेश्चन कराते हुए चल रहा हूँ, एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़े, क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़े, जो घटिया क्वेश्चन होते हैं, जो मैं करा चुका हूँ उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। प्रॉब्लम है जरूर पूछे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो मुझसे बता दे कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, आप मैं हर क्लास में बताता हूँ आपकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ठीक करें, एक बार मुझे भी इंटीमेट करते हैं कि सर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, हमने ठीक कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।